वेलकम टू सोशियोलॉजी कॉम्पिटिटिव स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं देन सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम प्रकार्य और प्रकार्यवाद के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर करते हुए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। प्रकार्य शब्द का अर्थ समाजशास्त्र में सामान्यतः इस प्रकार लगाते हैं कि समाज या समूह द्वारा किए जाने वाले कार्य या उसके सकारात्मक योगदान से लगाते हैं। कोई समाज या समूह में किसी इकाई के द्वारा जो कार्य किया जाता है या उसका जो सकारात्मक योगदान दिया जाता है जिससे उस समाज की संरचना और व्यवस्था बनी रहे, उसे हम प्रकार्य कहते हैं। प्रकार्य की अवधारणा देखते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन। सामाजिक संरचना तथा प्रकार्य की अवधारणाएं एक दूसरे से काफ़ी मिलती जुलती हैं। सामाजिक संरचना का निर्माण छोटी छोटी इकाइयों द्वारा होता है। ये इकाइयाँ एक दूसरे से संबंधित हैं तथा उनके कुछ पूर्व निर्धारित कार्य भी होते हैं। उदाहरण के लिए हम शिक्षण संस्थाओं में विद्यार्थियों तथा अध्यापकों से एक विशेष प्रकार के कार्य की आशा करते हैं। आर्थिक क्षेत्र में श्रमिकों से कार्य की आशा की जाती है। परिवार में हम यह देखते हैं कि माता पिता, भाई बहन आदि जो जिस स्थिति में है वह वैसा ही कार्य करता है। इस प्रकार समाज में जो व्यक्ति जैसी भूमिका निभाता है तथा प्रत्येक सदस्य एक दूसरे से जो संबंध भी बनाए रखता है, उसकी वही भूमिका एक विशेष इकाई का प्रकार्य है। मैकाइवर के अनुसार जब संपूर्ण समुदाय विभिन्न वर्गों के बीच पाया जाने वाला स्थिरीकरण विभिन्न स्वार्थ समूह तथा परिवार से लेकर राज्य तक सहस्त्रों समितियां एक दूसरे के लिए कुछ ऐसी सेवाएं प्रदान करती हैं जिनकी उपयोगिता के दृष्टिकोण से उनसे पूर्व से ही यह आशा की जाती रही हो, तब इस अवस्था को ही प्रकार्यात्मक व्यवस्था फंक्शनल सिस्टम कहते हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि जीवन रचना में उसी समय पूरा काम हो पाता है जब उसको बनाने वाले विभिन्न अंग अपने निश्चित कार्यों को पूरा कर रहे हों, और उसी प्रकार सामाजिक संरचना भी ठीक ढंग से तभी बनी रह सकती है जबकि उसको बनाने वाली इकाइयाँ अपने अपने प्रकार्यों को पूरा कर रही हो। प्रकार्य का अर्थ तथा परिभाषाएं। प्रकार्य शब्द का प्रयोग बहुत से अर्थों में किया जाता है। प्रायः जब कभी हमें कोई आयोजन करना होता है तब हम प्रकार या फंक्शन शब्द का नाम लेते हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी राजनीतिक नेता के भाषण के उपलक्ष्य में कोई उत्सव करना है या स्कूल, कॉलेज तथा विश्वविद्यालय में कोई आयोजन करना है तो उसे फंक्शन की संज्ञा दी जाती है। प्रकार्य का एक अर्थ किसी विशेष प्रकार के कार्यकलाप एक्टिविटीज से भी किया जाता है। स्कूलों में होने वाले समय समय पर प्रकार्य इस बात को स्पष्ट करते हैं कि एक विशेष स्थिति के व्यक्ति का दूसरे व्यक्तियों के प्रति क्या दायित्व है। कुछ विद्वानों ने गणित के अर्थ में प्रकार्य शब्द का प्रयोग किया है, अर्थात किसी विशिष्ट व्यक्ति द्वारा किसी
विशेष स्थान, समय, परिस्थिति आदि को ध्यान में रखकर जो कार्य किए जाते हैं वे प्रकार्य कहलाते हैं। इसकी परिभाषाएं देखते हैं अब, जिसमें ब्राउन के अनुसार एक विशेष सामाजिक इकाई का प्रकार्य उसके द्वारा किया जाने वाला वह योगदान है जिसे वह सामाजिक व्यवस्था की क्रियाशीलता के लिए सामाजिक जीवन को प्रदान करता है। क्लूखॉन के अनुसार संस्कृति का कोई भाग तभी प्रकार्य होता है जब वह इस प्रकार की अनुक्रिया करे या उसे सामाजिक रूप से ग्रहण किया जा सके तथा व्यक्ति समाज से अपना अनुकूलन करने के लिए उसे सुविधापूर्वक समझे। जॉनसन के अनुसार किसी भी आंशिक संरचना अर्थात उपसमूह सामाजिक आदर्श नियम अथवा सांस्कृतिक मूल्य की कोई क्रिया प्रकार्य तब कहलाती है जब वह किसी दूसरी सामाजिक व्यवस्था या उपव्यवस्था की एक या अधिक आवश्यकताओं को पूरा करने में योगदान देती है। उपयुक्त परिभाषाओं से निष्कर्ष से निकलता है कि प्रकार्य का अर्थ उन उपयोगी परिणामों से है जो संस्कृति की सभी इकाइयों को एक दूसरे के लिए उपयोगी बनाकर सामाजिक संरचना को संतुलित बनाते हैं। फीचर ने लिखा है कि सामाजिक संरचना जहां यह बताती है कि समाज क्या करता है, वहीं प्रकार्य इस बात का उत्तर देता है कि समाज क्या व्यवस्था करता है। इसका तात्पर्य यह है कि समाज के गतिशील पक्ष में प्रकार्य फंक्शन होता है। नेक्स्ट देखिए प्रकार्य की विशेषताएं। समाजशास्त्र में प्रकार्य की निम्नांकित विशेषताएं बताई गई हैं। इसमें पहली है, प्रकार्यों की कोई संख्या तय नहीं होती है। सामाजिक इकाइयों का निर्माण करने में अनेक इकाइयां लग जाती हैं, इसलिए प्रकार्यों की सूची बनाना असंभव है। दूसरी है, प्रकार्य समाज को बनाने वाली वे इकाइयां होती हैं जिनकी उनसे पहले आशा की जाती रही है। उदाहरण के लिए, यदि हम किसी परिवार से यह आशा करें कि वह बच्चों का सामाजिकरण करेगा तथा समाज को निरंतरता प्रदान करेगा, तब इन कार्यों को परिवार के प्रकार्य कहा जाएगा। नेक्स्ट है, प्रत्येक इकाई के प्रकार्य का उद्देश्य अवश्य होता है। सामान्यतः सभी प्रकार्यों का उद्देश्य समाज को संगठित बनाना है। इससे व्यक्तियों की जरूरतों की पूर्ति होती है। नेक्स्ट है, प्रकार्य द्वारा पश्चिमी समाजों में यौन संबंधी संतुष्टि प्राप्त होती है, अर्थात किसी इकाई का प्रकार्य क्या होगा यह व्यक्तिगत इच्छा पर निर्भर न होकर वहाँ की सामाजिक तथा सांस्कृतिक विशेषताओं की मूल्यों पर होता है। नेक्स्ट है, प्रकार्य अनुपयोगी नहीं होते। उदाहरण के लिए, यदि समाज में किसी इकाई द्वारा किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को हानि पहुंचाई जाने लगे तो इस कार्य को प्रकार्य नहीं कहा जा सकता, अर्थात किसी इकाई का प्रकार्य सदा एक समान न रहकर बदलता रहता है। नेक्स्ट है, सामाजिक संरचना में सभी इकाइयां अपने अपने प्रकार्यों को पूरा करना सामाजिक जीवन के लिए उपयोगी समझती हैं, पर कभी-कभी कुछ इकाइयों के प्रकार्य सामाजिक प्रगति में बाधक भी बन जाते हैं। उदाहरण के लिए,
आज हमारे समाज में अंतर्विवाह, कुलीन विवाह, जाति प्रथा, छुआछूत आदि प्रतिमानों के प्रकारों के कारण ही समाज की उन्नति में बाधा पड़ रही है। नेक्स्ट है, सभी प्रकारों की प्रकृति समान नहीं होती। सामाजिक संरचना की प्रत्येक इकाई के कुछ प्रकार स्पष्ट होते हैं और कुछ गुप्त। इनको निहित प्रकार कहा जा सकता है। प्रत्येक समाज में इन दोनों प्रकारों के कारण ही समाज की उन्नति में बाधा पड़ रही है। इनको महत्व भी प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है, प्रकार्य सामाजिक संगठन के लिए एक प्रकार से अनिवार्य होते हैं। यदि समाज की अधिकांश इकाइयां अपने अपने प्रकारों को करना बंद कर दें तो समाज में स्वतः ही अव्यवस्था तथा विघटन की स्थिति पैदा हो जाएगी। इसलिए इस बात का ध्यान रखा जाता है कि सभी इकाइयां अपने अपने कार्यों को पूर्ण करती रहे। नेक्स्ट है, समाज में सभी इकाइयां अपने अपने प्रकार अलग अलग ढंग से करती हैं, अर्थात प्रत्येक इकाई अपने कार्य द्वारा दूसरी इकाई को सरल बनाती रहती है। इसे प्रकार्यात्मक एकता, फंक्शनल यूनिटी कहा जाता है। नेक्स्ट है, प्रकट तथा गुप्त प्रकार्य में अंतर। मर्टन के अनुसार प्रकार्य दो प्रकार के होते हैं, प्रकट तथा गुप्त। साधारणतः किसी इकाई के प्रकट प्रकार्य वे होते हैं जिनकी उससे पहले ही आशा की जाती है तथा जिनसे साधारणतः एक समूह विशेष के सदस्य पहले से ही परिचित होते हैं। इसके विपरीत निहित या गुप्त प्रकार्य वे होते हैं जो समाज के लिए अप्रत्यक्ष रूप से उपयोगी तो होते हैं परंतु इनकी जानकारी हेतु सूक्ष्म परीक्षण करना होता है। इस प्रकार प्रकट कार्य सामाजिक चेतना तथा एकमत में वृद्धि करते हैं, जबकि किसी इकाई के निहित प्रकारों का कार्य एक समाज की संस्कृति को स्थायी बनाए रखना होता है। गुप्त तथा प्रकट प्रकार्य के अंतर को निम्नांकित रूप में स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। मर्टन महोदय के अनुसार प्रकट प्रकार्य वे वैश्विक परिणाम हैं जो सामाजिक व्यवस्था की अनुकूलन का गुण उत्पन्न करते हैं और इस व्यवस्था में भाग लेने वाले व्यक्तियों द्वारा इच्छित और मान्य होते हैं। इससे यह बात स्पष्ट होती है कि प्रकट कार्यों द्वारा जनसाधारण के लक्ष्यों की पूर्ति होती है। इनके विषय में व्यक्ति पहले से आशा करते हैं। इन कार्यों को समझने के लिए हमें किसी प्रकार की बुद्धि नहीं लगानी पड़ती। उदाहरण के लिए शिक्षा का प्रकार्य व्यक्ति को आजीवन पाने की योग्यता प्रदान करता है। इसे हम शिक्षा का प्रकार्य कहते हैं। इस प्रकार्य से सभी व्यक्ति परिचित होते हैं। शिक्षा पाने के बाद वे इस बात की आशा करते हैं कि उन्हें आसानी से नौकरी मिल जाएगी। इसी प्रकार विवाह का प्रकट प्रकार्य होता है कि इसे करने के बाद व्यक्ति को यौन संतुष्टि तथा संतान की प्राप्ति होनी है। इससे यह सिद्ध होता है कि साधारण व्यक्ति इकाई से जिन कार्यों की आशा करते हैं वे इकाई का प्रत्यक्ष प्रकार्य है, परंतु इसके विपरीत गुप्त प्रकार्य वे हैं
जिनका व्यक्तियों को ना तो पहले से ज्ञान होता है और ना ही जनसाधारण के द्वारा उन्हें मान्यता दी जाती है। प्रत्येक समाज में ऐसी अनेक संस्थाएं, रीतियां तथा लोकाचार होते हैं जिनके गुप्त कार्यों का ज्ञान किसी को नहीं होता है। वे वास्तविक कार्य कहलाते हैं। उदाहरण के लिए, एक जनजाति के लोग वर्षा का आह्वान नाच गाकर करते हैं। यह सभी जानते हैं कि इस प्रकार के सामूहिक उत्सवों से वर्षा नहीं होती, क्योंकि वह तो प्रकृति प्रदत्त गुण है। परंतु जनजातियों के लोगों को स्वस्थ मनोरंजन का अवसर प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार प्रकट कार्य तो वर्षा लाना है, परंतु गुप्त कार्य सामूहिक भावना की वृद्धि तथा मनोरंजन होता है। आजकल भारत में अनेक दलों के नेतागण निहित या गुप्त प्रकारों में लगे हुए हैं। इससे प्रकट रूप से सामाजिक संगठन मजबूत होता है। नेक्स्ट है, हमारे समाज की अनेक परंपराओं तथा लोकाचारों के द्वारा भी गुप्त प्रकारों के विचार ज्ञात होते हैं। सगोत्र विवाह पर नियंत्रण हमारे समाज का एक प्रमुख लोकाचार है। यद्यपि प्रकट रूप से यह बात है कि संगोत्र बहिर्विवाह से रक्त मिश्रण नहीं होता। इस लोकाचार का गुप्त कार्य दूसरा ही है। उसका मुख्य ध्येय यह है कि रक्त के व्यक्तियों को आपसी झगड़े से बचाना, समूह में अनैतिकता की भावना को कम करना तथा सभी व्यक्तियों को अपने संबंधों के क्षेत्र को विस्तृत करने का अवसर प्रदान करना है। इसी प्रकार संस्कारों का प्रकट प्रकार्य धर्म संबंधी कार्यों की पूर्ति है, पर गुप्त कार्य दायित्वों से परिचित कराना है। इससे व्यक्तियों में समाजीकरण की भावना का उदय होता है। राजनीतिक भोजों का गुप्त प्रकार्य पारस्परिक संबंधों को सुदृढ़ बनाना है। इससे समस्याओं को सुलझाने का अवसर मिलता है। नेक्स्ट है, गुप्त तथा प्रकट प्रकारों के अंतर से स्पष्ट होता है कि प्रकट प्रकार्य किसी इकाई का एक साधारण दृश्य तथा आशाजनक परिणाम है, जबकि गुप्त प्रकार्य आंतरिक रूप से सदा क्रियाशील रहता है। साधारण व्यक्तियों को इसका ज्ञान नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है, गुप्त प्रकार्य प्रत्यक्ष रूप से सामाजिक संगठन को मजबूत बनाते हैं, जबकि प्रकट प्रकार्य दिखावा मात्र होते हैं और उनसे संपूर्ण मानव जाति का कोई हित नहीं होता है। नेक्स्ट है, प्रकट प्रकार्य कर्ता की इच्छा पर निर्भर होता है, जबकि गुप्त प्रकार्य इच्छा पर निर्भर नहीं होता। वह किसी उद्देश्य से काम नहीं करता। नेक्स्ट है, प्रकट प्रकार्य में जो प्रेरणा मिली है वह कर्ता के ज्ञान में तैरती रहती है, जबकि गुप्त प्रकार्य में प्रेरणा का ज्ञान कर्ता को पहले से नहीं होता। अभी हमने पढ़ा था मर्टन के अनुसार प्रकट और अप्रकट प्रकार्य के बारे में। अब हम पढ़ेंगे प्रकार्य तथा अकार्य में अंतर। प्रकार्य का अर्थ तब स्पष्ट होता है जब हम इसका अकार्य से अंतर स्पष्ट करते हैं। अकार्य का विचार प्रकार्य से बिल्कुल उल्टा है, परंतु फिर भी ये दोनों एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। सांस्कृतिक व्यवस्था में प्रत्येक इकाई का जहाँ तक प्रकार्य होता है, वहीं उसकी
कुछ अकार्य होते हैं। इसका अर्थ यह है कि किसी समूह या संस्था द्वारा किए जाने वाले कार्यों को करने से यदि एक और सामान्य लक्ष्यों को प्राप्त करने की आशा रहती है, तो दूसरी ओर सामाजिक जीवन में उन्हीं कार्यों को करने से बाधा पहुंचती है। इस प्रकार अकार्य वे होते हैं जिनसे सामाजिक व्यवस्था को हानि पहुंचती है। जॉनसन के अनुसार जब सामाजिक संरचना का कोई पक्ष ऐसा कार्य करता है कि उससे समूह की किसी एक या अधिक आवश्यकताओं को पूरा करने में बाधा पड़ती है, तब इसे उस इकाई का अकार्य कहा जाता है। मर्टन ने लिखा है, अकार्य वे स्पष्ट परिणाम हैं जो सामाजिक व्यवस्था में अनुकूलनशीलता या अभियोजन के गुण को कम कर देते हैं। इस प्रकार अकार्य सामान्य सामाजिक जीवन का विरोधी है, जबकि प्रकार्य सामाजिक जीवन में संतुलन की स्थापना करता है। अकार्य से उद्देश्य की पूर्ति में बाधा पड़ती है। प्रकार्य तथा अकार्य में अंतर निम्न प्रकार है। पहला है, प्रकार्य संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था को संगठित बनाए रखते हैं, जबकि अकार्य किसी इकाई या संस्था की कार्य पद्धति से उत्पन्न होकर सामाजिक संगठन में रोड़े अटकाते हैं। दूसरा है, प्रकार्य को समाज मान्यता देता है, जबकि अकार्य के लिए मान्यता नहीं मिलती। अनेक समाज कानूनों का सहारा लेकर विभिन्न संस्थाओं के अकार्यों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करते हैं। तीसरा है, प्रकार्य की धारणा स्थायी होती है, पर अकार्य भिन्न भिन्न परिस्थितियों में अलग अलग होते हैं। चौथा है, प्रकार्य का संबंध सांस्कृतिक नियमों तथा सामाजिक मूल्यों से होता है, जबकि अकार्य सामाजिक मूल्यों के विरोध में होते हैं। नेक्स्ट है, प्रकार्य तथा अकार्य के उदाहरण। इसमें पहला है, भारत में संयुक्त परिवार प्रथा अभी तक समाप्त नहीं हुई है। इसे हम संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था की एक उपव्यवस्था यानी सब सिस्टम भी कह सकते हैं। इसके अंतर्गत परिवार का जो बड़ा सदस्य होता है उसे कर्ता धर्ता कहा जाता है। प्रायः सभी क्षेत्रों में कर्ता का ही आधिपत्य होता है। इस उपव्यवस्था के बहुत से प्रकार होते हैं, जैसे संपत्ति का बंटवारा नहीं होता, परिवार में एक साथ रहने से व्यय कम होता है, सांस्कृतिक विशेषताओं का संचार आगामी पीढ़ी के लिए होता रहता है, अयोग्य तथा अपंग सदस्यों का भरण पोषण एवं जीवन रक्षा आदि होती रहती है, बच्चों का समाजीकरण भी होता है तथा धार्मिक क्रियाएं पूर्ण करने में सरलता रहती है। पर इस उपव्यवस्था में कुछ अकार्य भी हैं, जैसे समझते हैं। जैसे कुछ निठल्ले सदस्यों को भी भोजन वस्त्र मिलता रहता है और वे आलसी हो जाते हैं। प्रायः जरा जरा सी बात पर कलह हो जाती है। जनसंख्या में वृद्धि होती रहती है, तब कर्ता की प्रवृत्ति कभी कभी कठोर बन जाती है। नेक्स्ट है, दूसरे उदाहरण में हम हिंदू विवाह को ले सकते हैं, जिनमें यदि अनेक प्रकार हैं तो अकार्य भी हैं।
प्रकार तो निम्न हो सकते हैं, जिसमें पहला है विवाह विच्छेद की आशंका का होना, दूसरा है विवाह संबंधी स्थिरता, तीसरा है पति पत्नी का सभी क्षेत्रों में एक दूसरे से अनुकूलन, और चौथा है स्त्रियों की स्थिति की सुरक्षा। और इसके अकार्य कुछ इस प्रकार हो सकते हैं, जिसमें पहला है विवाह की स्थिरता के कारण पुरुषों का स्त्रियों के साथ मनमाना व्यवहार, तीसरा है स्त्रियों की निम्न तथा दयनीय स्थिति, तीसरा है स्त्रियों की आर्थिक सुरक्षा की समाप्ति। अब हम इसे तीसरे उदाहरण के तौर पर समझते हैं। इसमें हम नौकरशाही व्यवस्था को ले सकते हैं। इस व्यवस्था में यदि एक और प्रकार्य है तो दूसरी ओर अकार्य की भी कमी नहीं है। इसमें प्रकार्य के तौर पे समझते हैं। पहला है व्यक्तियों में सुरक्षा की भावना उत्पन्न करना, दूसरा है किसी भी कार्य का निर्णय लेने में देरी, तीसरा है प्रतिभा का कुंठित हो जाना। इन उदाहरणों से यह बात सामने आती है कि प्रकार्य सदैव ही अच्छे नहीं होते हैं तथा अकार्य बुरे नहीं होते। असल बात यह है कि प्रकार्य और अकार्य का संबंध सामाजिक मूल्यों से है। यदि सामाजिक मूल्य स्त्रियों की आज़ादी का विरोध करते हैं तो परिवार में मूल्यों की परतंत्रता को संयुक्त परिवार का अकार्य न मानकर प्रकार्य माना जाएगा। इससे यह सिद्ध होता है कि प्रकार्य का संबंध उन सभी परिणामों से होता है जो सामाजिक मूल्यों तथा मान्यताओं के अनुसार सामाजिक जीवन के हित में हैं। इसमें व्यक्ति की इच्छा तथा निर्णय का कोई महत्व नहीं है। अब समझते हैं प्रकार्यवाद क्या है। व्हाट इज फंक्शनलिज्म? प्रकार्यवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसके अनुसार समाज में विभिन्न इकाइयां कुछ न कुछ कार्य करती रहती हैं। इन्हीं प्रकारों के आधार पर व्यक्ति एक दूसरे से संबंधित रहते हैं। इससे समाज की व्यवस्था संगठित रूप से चलती रहती है। इस प्रकार समाज में सामान्य लक्ष्यों की भी पूर्ति होती रहती है। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि सामाजिक व्यवस्था को अनेक अंग बनाते हैं, कोई एक अंग नहीं। इनमें से कोई भी अंग बेकार सिद्ध नहीं होता। प्रत्येक इकाई कुछ न कुछ कार्य अवश्य करती रहती है। इकाइयों द्वारा किए जाने वाले प्रकार्य एक दूसरे से अलग नहीं होते, अर्थात वे एक दूसरे की सहायता करते हैं। यही कारण है कि प्रत्येक इकाई एक दूसरे पर निर्भर होती है और संबंधित होने के फलस्वरूप समाज में व्यवस्था, संगठन और संतुलन बना रहता है। इस संगठन के कारण समाज में एक व्यक्ति दूसरे की आवश्यकता पूरी करता है और अंत में अपने उद्देश्यों की पूर्ति करता है। इससे यह सिद्ध होता है कि सामाजिक संगठन प्रकार्यवाद के अनुसार चलता है, जो समाज में होने वाले प्रकार्यों पर निर्भर है। समाज की ऐसी कोई इकाई नहीं है जो प्रकार्य से रहित हो। अर्थात जैसे शरीर है, शरीर में हाथ, पैर, आँख, नाक, मुख आदि हैं। इन सब की
अपनी एक अलग महत्वपूर्ण विशेषता है या ये एक महत्वपूर्ण योगदान देते हैं हमारे शरीर को चलाने में, उनको व्यवस्थित रखने में। पैर का अलग अपना कार्य है, हाथ का अलग कार्य है, आँख का अपना अलग कार्य होता है, कान का अपना अलग कार्य होता है। उसी प्रकार समाज की संरचना में प्रत्येक इकाई का अपना कुछ न कुछ कार्य अवश्य होता है, जो कि इसे एक व्यवस्थित रूप से चलाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है।